हिंदी कथा साहित्य में अपनी तीखी व्यंग्य दृष्टि, सामान्य जन के साथ गहरी संवेदना और सामाजिक असमानता के प्रति गहरे असंतोष को साहित्य के पटल पर उतारने वाले श्रीलाल शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के अतरौली गांव में 31 दिसंबर 1925 को एक गरीब किसान परिवार में हुआ। यह गांव प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उनके पिता का नाम बृज किशोर शुक्ल था तथा माता का नाम कंचन देवी। यद्यपि श्रीलाल शुक्ल के दादा संस्कृत भाषा के अच्छे ज्ञाता और ज्योतिष के विद्वान थे, परंतु पिता अधिक शिक्षा प्राप्त न कर सके। लेकिन उर्दू और हिंदी संस्कृत का थोड़ा बहुत ज्ञान उन्हें अवश्य था। वे छोटे किसान थे। अतः श्रीलाल शुक्ल का प्रारंभिक जीवन आर्थिक कष्टों में बीता। ग्रामीण परिवेश में उन्होंने समाज में फैली आर्थिक असमानता, जातिगत भेदभाव को बहुत करीब से देखा था। एक साक्षात्कार में वे कहते हैं, जमींदारी वाले दिनों की व्यवस्था में जकड़ा हुआ गांव, जिसमें अलग अलग जातियों की अपनी अपनी परंपराएं, अपने अपने तौर तरीके थे। किसी भी तरह की वर्ग चेतना नहीं थी। हर आदमी की हैसियत मुकर्रर थी। गंदी गलियां, बच्चे, रास्ते आदि थे। एक भी पक्का मकान नहीं था। गांव में मेरे वंश के कई परिवार थे, जिनमें से 2 संपन्न थे, बाकी बहुत गरीब थे। मेरा परिवार गरीबों का था। परंतु गरीबी की यह जकड़न श्रीलाल शुक्ल को रोक नहीं पाई। खानदान में पिता के चचेरे भाई पंडित चंद्रमौली शुक्ल या शुक्ल बहुत शिक्षित थे। इनका प्रभाव श्रीलाल शुक्ल पर काफी गहरा रहा। पंडित चंद्रमौली शुक्ल अपने समय के ग्रेजुएट थे तथा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज वाराणसी में प्राचार्य के पद पर भी रहे। साहित्य अनुराग के कारण उनका पुस्तकालय अत्यंत समृद्ध था, जिसमें प्रेमचंद, प्रसाद तथा अन्य रचनाकारों की कृतियां उपलब्ध थीं। जब श्रीलाल शुक्ल कुछ बड़े हुए तो उन्हें भी इस समृद्ध पुस्तकालय का लाभ प्राप्त हुआ। कहना ना होगा कि भले ही श्रीलाल शुक्ल आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे, परंतु सांस्कृतिक रूप से विपन्न भी न थे। उन्होंने पाया कि शिक्षा ही उन्हें गरीबी और लाचारी से मुक्ति दिला सकती है। उन्होंने मोहनगंज विद्यालय से मिडिल इंटरमीडिएट कानेकुब्ज वोकेशनल कॉलेज लखनऊ से तथा कानेकुब्ज कॉलेज कानपुर से हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। हालांकि शिक्षा प्राप्ति की यह राह भी उनके लिए आसान नहीं रही। आर्थिक अभाव के कारण मात्र 12-13 वर्ष की उम्र में ही घर से लखनऊ तक का लगभग 20 किलोमीटर का सफ़र उन्हें पैदल तय करना पड़ता था, क्योंकि अक्सर ट्रेन की यात्रा का किराया उनके पास नहीं होता था। बाद में वे बीए करने के लिए सन 1945 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय आ गए। अभाव और नाम मात्र की सुविधाओं के बीच वे अपनी प्रतिभा से शिक्षा प्राप्ति के संघर्ष में जुट गए। यहीं पर उनकी भेंट आलोचक रामविलास शर्मा जी के भाई मुंशी जी से हुई, जिनका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा तथा जीवन व साहित्य के विषय में उनके विचारों में बड़ा परिवर्तन आया। लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए इतिहास तथा कानून की पढ़ाई प्रारंभ की, परंतु आर्थिक अभाव और अन्य जिम्मेदारियों के कारण वे इसे पूरा न कर सके। सन 1945 में ही श्रीलाल शुक्ल जी के पिता का देहावसान लंबी बीमारी के बाद हो गया। सन 1948 में उनका विवाह श्रीमती गिरिजा जी के साथ हुआ। श्रीमती गिरिजा देवी ग्रेजुएट थीं तथा शास्त्रीय संगीत की ज्ञाता थीं। वर्ष 1949 में वे उत्तर प्रदेश सिविल सेवा के लिए चुने गए। बाद में प्रोन्नति पाते हुए आईएएस बने तथा इसी सेवा से सन 1983 में वे सेवानिवृत्त हुए। कहना ना होगा कि श्रीलाल शुक्ल ने अपने प्रचुर और विविध लेखन से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। श्रीलाल शुक्ल जी ने कविता के माध्यम से साहित्य जगत में बचपन में ही प्रवेश कर लिया था, लेकिन बाद में वे गद्य की ओर मुड़ गए। गद्य में भी उपन्यास और व्यंग्य में उनका काम श्रेष्ठ माना जाता है, परंतु साहित्य इतिहास में राग दरबारी उनकी ख्याति का आधार बना। संभवतः राग दरबारी हिंदी के सर्वाधिक पढ़े गए उपन्यासों में शामिल है। इस उपन्यास का न केवल इंग्लिश अपितु भारत की लगभग 16 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। वास्तव में उनकी ख्याति का आधार स्तंभ यही है। इसी उपन्यास पर श्रीलाल शुक्ल को वर्ष 1970 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। बाद में दूरदर्शन ने इस उपन्यास को धारावाहिक रूप में प्रसारित भी किया, जिसे भारतीय दर्शकों ने खूब सराहा। किसी भी वैसे बड़े रचनाकार की साहित्य दृष्टि और जीवन दृष्टि में भेद नहीं होता, क्योंकि बड़ा साहित्यकार
अपने साहित्य में समाज के व्यापक मूल्यों की स्थापना करता है। अतः आज के व्याख्यान में हम श्रीलाल शुक्ल के साहित्य के परिचय के माध्यम से उनके जीवन और साहित्य दृष्टि पर विचार करेंगे। श्रीलाल शुक्ल एक व्यापक जीवन दृष्टि रखते थे। वे हिंदी व्यंग्य के शिखर व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। श्रीलाल शुक्ल का प्रारंभिक जीवन अभावों में बीता था। इससे उन्हें अपने समाज की आर्थिक विषमता को समझने में गहरी अंतर्दृष्टि अवश्य मिली। वे उन संघर्षों को बेहतर तरीके से देख पाए जिनसे एक आम भारतीय गुजरता है, परंतु गरीबी के गहरे अनुभव होते हुए भी उनके भीतर उस गरीबी के महिमा मंडल से साहित्य और जीवन में अपनी महानता स्थापित करने की लालसा नहीं थी। उनकी पुत्री विनीता माथुर एक संस्मरण में लिखती हैं कि पिता कभी भी गरीबी और अपने जीवन संघर्षों को रोमांटिसाइज नहीं करना चाहते थे। वे कहती हैं कि श्रीलाल शुक्ल कहा करते थे, बेटा अपने खराब दिनों को गरीबी, बीमारी, सगे लोगों की मृत्यु, दूसरों द्वारा किए गए अन्याय और अन्य दुख दर्दों को रोमांटिसाइज करने से निकृष्ट काम कोई नहीं। अपने बचपन की दूभर गरीबी और परेशानियों के बारे में दुनिया को बताकर क्या मैं अपने पाठकों और समीक्षकों से नंबर बढ़वाने का काम करूं? भले ही श्रीलाल शुक्ल ने किसानी ना की हो, परंतु वे किसानों के दर्द को भी बहुत गहराई से जानते थे। यह तथ्य आज भी किसी से छिपा नहीं है कि अपने श्रम से दुनिया भर को भूख से निजात दिलाने वाले किसान स्वयं कर्ज और गरीबी में जीवन बिताते हैं। वे बचपन में ही जान गए थे कि गन्ना उगाने वाले किसान के बच्चे गन्ना नहीं खा पाते, क्योंकि गन्ना बाजार के लिए उपजाया जाता है। श्रीलाल शुक्ल जी का जीवन प्रतिभा, श्रम और लगन से एक सामान्य व्यक्ति से समाज और साहित्य की दुनिया में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाने वाले व्यक्ति का उदाहरण है। राज्य प्रशासनिक सेवा से IAS तक की सरकारी सेवा में बेहद ईमानदारी से उन्होंने अपना दायित्व निभाया, परंतु इतने ऊंचे पद पर पहुंचने पर भी उनके व्यवहार में किसी प्रकार का दंभ नहीं आया था। नौकरशाही में रहने वाले व्यक्तियों में अक्सर ये सत्ता का दंभ आ जाता है, परंतु श्रीलाल शुक्ल मूलतः एक सजग साहित्यकार थे। इसलिए सरकारी कामकाज में से समय निकालकर उन्होंने इतने विपुल साहित्य की रचना की। कथाकार ममता कालिया एक स्थान पर लिखती हैं, वे हिंदी के एकमात्र ऐसे कथाकार हैं जिन्होंने खाकी रंग की सरकारी फाइलों की अटपटी जानकारी व शब्दावली से अपनी मौलिक रचनात्मक भाषा का अनुसंधान किया है। पूर्णकालिक नौकरी में इतने घंटे बरस बिताकर कई आदमी यांत्रिक और बेजान हो जाते हैं, उनमें से फाइलों की बू आने लगती है, पर श्रीलाल जी ने इन सीमाओं को अपना सामर्थ्य बनाया और इसका प्रमाण है उनका इतना विपुल साहित्य जिसकी भाषा आम जीवन से जुड़ी होकर भी इतनी रचनात्मक और व्यापक अर्थों से संपन्न है। श्रीलाल शुक्ल मात्र साहित्य में ही या मानवीय मूल्यों की वकालत नहीं करते थे, बल्कि उनका जीवन व्यापक मानवीय मूल्यों से सराबोर रहा है। अपने व्यस्त सरकारी कार्यक्रमों में से भी वे गांव जाने का कार्यक्रम या समय अवश्य निकाल ही लिया करते थे। विशेषतः होली जैसे त्योहार पर वे अवश्य गांव जाते थे, जहां वे अमीर, गरीब, सवर्ण, दलित सभी से खुले दिल से मिलते थे। बड़े सरकारी अधिकारी होने का दंभ उन्होंने कभी नहीं दिखाया। उनके व्यक्तित्व की इसी विशेषता को दर्शाते हुए व्यंग्यकार प्रेम जन्मेजय लिखते हैं, श्रीलाल शुक्ल केवल साहित्य में ही मानवीय मूल्यों, आत्मीय संबंधों आदि की चर्चा भर करके अपने सामाजिक दायित्व से मुक्त नहीं होते थे, अपितु यथार्थ में उनको जीते भी थे। श्रीलाल शुक्ल के साहित्य को यदि हम देखें तो वह मानते थे कि साहित्य व्यापक सामाजिक संदर्भों से जुड़ा हुआ है। उनका कहना था कि साहित्य रोजमर्रा की घटनाओं का रोज नामचा नहीं है। उन्होंने लिखा है कि साहित्य अखबार नवीसी नहीं है, जब वह समसामयिकता से जुड़ता है तब भी उसकी गरिमा सर्वकालीनता से बनती है। वे दृढ़ता से कहते हैं, आपके प्रश्न में साहित्य को ताज़ा तरीन स्थितियों से जोड़ने की बात केवल सतही उद्देश्य तक जिक्र करती है। आप स्वयं जानते हैं कि साहित्य का भूगोल इसके मुकाबले कहीं ज़्यादा विशद, कहीं ज़्यादा जटिल है। उनके साहित्य में एक व्यापक जन प्रतिबद्धता दिखाई देती है और प्रतिबद्धता के प्रश्न पर वो कहते हैं
प्रतिबद्धता उस वक्त तक होती है कि मुझे पता है कि मेरी सहानुभूति किसके साथ है। जैसे आप मुझसे पूछें कि मेरी सिंपैथी मोटर पर चढ़ने वाले के साथ है या पैदल राहगीर के साथ, तो मैं कहूँगा पैदल राहगीर के साथ। शीला शुक्ल का मानना था कि प्रतिबद्धता का अर्थ किसी राजनीतिक दल या उसकी दलगत राजनीति के साथ सीमित नहीं है, वह उससे कहीं आगे का मूल्य है। यहाँ यह बात भी स्पष्ट हो जानी चाहिए कि अक्सर राजनीतिक विचारधारा को एक विशेष विचारधारा ही मान लिया जाता है। उसके बरक्स यह विचार प्रस्तावित किया जाता है कि लेखक को स्वतंत्र चेता होना चाहिए। स्वतंत्र चेता और निष्पक्ष का एक अर्थ तटस्थ भी मान लिया जाता है। शीला शुक्ल इस प्रकार की तटस्थता का विरोध करते थे। उनके पूरे साहित्य में तटस्थता नहीं है, बल्कि समाज के जीवन संघर्षों के साथ एक गहरी संपृक्ति दिखाई देती है। अगला जो बिंदु है जो उनके साहित्य में दिखाई देता है वो है विचारधारा और साहित्य का। हर सच्चा साहित्य सत्ता की निरंकुशता और अमानवीय अत्याचार का विरोध करता हुआ जनता की पक्षधरता में खड़ा होता है, परंतु सत्ता की आलोचना राजनीति के किसी एक विशेष पक्ष के साथ जुड़ जाती है। और यही प्रतिबद्धता विचारधारा के प्रश्न पर शीला शुक्ल की दृष्टि तो बहुत साफ थी। वे कहते थे कि सामाजिक परिवर्तन के लिए जनचेतना बहुत जरूरी है, परंतु किसी दल विशेष के प्रति निष्ठा नहीं। इसी आधार पर वे साहित्य की खेमेबंदी को भी निरर्थक मानते थे। आलोचक परमानंद श्रीवास्तव को दिए गए एक साक्षात्कार में उन्होंने स्पष्ट किया है कि सैद्धांतिक स्तर पर ही नहीं, व्यवहारिक स्तर पर भी भारत जैसे अगाध वैविध्यपूर्ण देश में विचारधारा के नाम पर साहित्य के व्यापक परिवेश को सीमित करना मेरी दृष्टि में एक आत्मघाती कदम होगा। कल्पना करें कि इस विशाल हिंदी प्रदेश में केवल प्रगतिवादी और जनवादी अवधारणा के आधार पर लिखा जाने वाला साहित्य ही स्वीकार किया जा रहा हो और उसमें जैनेन्द्र, अज्ञेय व कुंवर नारायण जैसे लेखकों का स्थान ही ना हो, तो उस साहित्य की क्या गति होगी। माना कि वर्ग भेद और दरिद्रता से पीड़ित हमारे देश में साहित्य और साहित्यकारों के कुछ विशेष दायित्व बनते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि साहित्य कलाओं में दूसरी कोटि के अनुभवों और वैयक्तिक संवेदनाओं के लिए कोई जगह ही ना छोड़ी जाए। तो ये बात स्पष्ट है कि शीला शुक्ल मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संघर्ष के साथ निजी और वैयक्तिक जीवन संघर्षों को भी महत्व देते थे। इस दृष्टि से देखें तो उनकी समझ बहुत साफ थी और उनके विचार बहुत स्पष्ट थे। अमूर्त कलावाद का विरोध वे हमेशा अपने साहित्य में करते थे। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में जहाँ एक ओर जाति और वर्ग की भयानक खाइयाँ लोगों को बांटती हैं, वहाँ एक साहित्यकार की हैसियत में दृष्टिकोण एक स्पष्ट होना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि अमूर्त कला और अमूर्त साहित्य पश्चिमी के संपन्न को मुबारक। यानी कहीं ना कहीं वे इस मानते थे कि संवेदनशील साहित्यकार को इस देश की गरीबी, शोषण, शोषित वर्ग, दलित वर्ग की समस्याओं से जुड़ना होगा। अब हम बात करते हैं उस सामाजिक चेतना की जो सामाजिक चेतना उनके साहित्य में दिखाई देती है, उनके विचारों में दिखाई देती है। शीला शुक्ल का मानना था कि भारतीय संदर्भों में सामाजिक चेतना को राजनीतिक चेतना से अलग नहीं किया जा सकता। ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। वे स्पष्ट कहते हैं कि जो साहित्य भारतीय जीवन के यथार्थ का संचयन करेगा वह राजनीति की जटिलताओं से अछूता नहीं रह सकता। यदि कोई भी लेखक सामाजिक चेतना से अनुप्राणित है तो उसके लेखन में अनायास ही आज के संदर्भ में राजनीतिक अंतर्ध्वनि सुनाई पड़ेगी। इसीलिए उनके व्यंग्य में एक तीखी राजनीतिक चेतना दिखाई देती है और सामाजिक विद्रूपताओं के विभिन्न रूप भी दिखाई देते हैं। हिंदी व्यंग्य की परंपरा में हरिशंकर परसाई, शरद जोशी के साथ मिलकर एक वृहत्रयी बनाते हैं। इन रचनाकारों ने आज़ाद भारतीय समाज में फैली कुरीतियों, प्रथाओं, सामाजिक राजनीतिक भ्रष्ट आचरण, मनुष्य के भीतर छिपी हुई अवसरवादिता को उजागर किया। शीला शुक्ल ने वैसे तो अनेक विधाओं में साहित्य की रचना की है, परंतु व्यंग्य उनकी ख्याति का विशेष आधार है, क्योंकि व्यंग्य सामाजिक राजनीतिक जीवन की विसंगतियों और विद्रूपताओं से जन्म लेता है। एक ऐसे समय में जहां कथनी और करनी के बीच एक गहरी खाई हो, जहां सिद्धांत और मूल्य पूंजी और सत्ताओं के दरबार में गिरवी रख दिए जाएं, वहां यह तय है कि ईमानदार आम आदमी मारा जाएगा।
व्यंग्य इसी त्रासदी को उभारता है कि जो सही है वही अंत में गलत सिद्ध कर दिया जाता है, जो न्याय संगत है वही तिरस्कृत है, जो सत्य है वही असत्य बता दिया जाता है। ऐसे में व्यंग्य मनुष्य में न्याय, मनुष्यता और सत्य के अस्तित्व को बनाए रखने का प्रयास है। सन 1928 में महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका में लिखा था, अगर मेरे पास हास्य बोध ना होता तो मैं कब का आत्महत्या कर लेता, क्योंकि यथार्थ की विद्रूपताएं और विसंगतियां मनुष्य में गहरा निराशा बोध भर देती हैं। ऐसे में व्यंग्य समाज में सड़ रहे नासूर को नश्तर से चीर कर उसे पूरी साफ करने का, उसकी शल्य क्रिया को करने का कार्य करता है। व्यंग्य को व्याख्यायित करते हुए कथाकार अरुण प्रकाश ने लिखा था, सृजनात्मक साहित्य होते हुए भी व्यंग्य इस अर्थ में भिन्न होता है कि व्यंग्य वस्तु जगत के यथार्थ विश्लेषण के लिए काल्पनिक स्थितियों एवं पात्रों की वस्तु जगत से टकराकर उसके यथार्थ के अंतरंग को सामने ला देता है। दूसरी सृजनात्मक विधाएं वस्तु जगत के यथार्थ से प्रेरित होकर थोड़ी कल्पनाशीलता मिलाकर रचना का यथार्थ रचती हैं। व्यंग्य पाठक को वस्तु जगत को देखने का नया दृष्टिकोण देता है। यह नया दृष्टिकोण पाठक को यथार्थ के भीतर झांकने का मौका देता है, साथ ही साथ यथार्थ को बनाने वाली शक्तियों और परिस्थितियों को भी बेनकाब कर देता है। वैसे यह तो नहीं कहा जा सकता कि पाठक सर्वथा यथार्थ से अनजान होता है, परंतु व्यंग्य के माध्यम से वह अपनी पक्षधरता निर्मित करता है। श्रीला शुक्ल में यही सामाजिक प्रतिबद्धता थी। उनके व्यक्तित्व की इसी विशेषता को बताते हुए कवि कुंवर नारायण लिखते हैं, श्रीलाल शुक्ल एक विख्यात व्यंग्यकार हैं, लेकिन व्यंग्य के छिछले अर्थों में नहीं। सबसे पहले वे एक मनुष्य हैं, मनुष्यता के अत्यंत गंभीर और कोमल अर्थों में। वे हंसते हैं आदमी की मूर्खताओं और हैवानियत पर, सामाजिक अन्याय और एक दूसरे के प्रति हमारी हृदयहीनता पर। मानव स्वभाव में जो मानवीय है वे उसे रेखांकित करते हैं। अपने व्यंग्यों में श्रीलाल शुक्ल ने राजनीतिक भ्रष्टाचार, धर्म की रूढ़िग्रस्तता और पाखंड, साहित्यिक विसंगतियों, मध्यवर्गीय सुविधा जीविता, विकास के पाखंड, पुलिस अफसरशाही, सभी के दोहरेपन को उजागर किया है। उनके प्रमुख व्यंग्य संग्रह इस प्रकार हैं, अंगद के पांव, यहाँ से वहाँ, मेरी श्रेष्ठ रचनाएं, उमराव नगर में कुछ दिन, जमीन में कुछ हवा में, आओ बैठ लें कुछ देर, अगली शताब्दी के शहर, जहालत के 50 साल, खबरों की जुगाली। उपन्यास पर हम लोग अब आगे बात करेंगे। वास्तव में मानव समाज के भूगोल के सच को श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास सामने लेकर आते हैं। अब हम श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों पर बात करेंगे। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास व्यापक जीवन दृष्टि, मानव मनोविज्ञान की गहरी समझ, सामाजिक समस्याओं की गहन जानकारी, राजनीतिक प्रपंचों और षड्यंत्रों को वर्णित करने की सशक्त भाषा के दर्शन उनके उपन्यासों में होते हैं। इन उपन्यासों में आज़ादी से लेकर 21वीं सदी का समाज बोलता हुआ दिखाई देता है। श्रीलाल शुक्ल के प्रमुख उपन्यास हैं सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, आदमी का जहर, सीमाएं टूटती हैं, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत, बब्बर सिंह, और उसके साथ ही यह बाल उपन्यास है राग विराग, जो कि 2001 में प्रकाशित हुआ था। सूनी घाटी का सूरज श्रीलाल शुक्ल जी का पहला उपन्यास है। यह उपन्यास वर्ष 1957 में प्रकाशित हुआ। दरअसल विद्यालय जीवन से कविता के क्षेत्र में हाथ आजमाने वाले श्रीलाल शुक्ल परिवार तथा नौकरी की जद्दोजहद में बहुत लंबे समय तक कुछ लिख नहीं पाए, परंतु धर्मवीर भारती जी को भेजे गए व्यंग्य ने उनके लिए साहित्य रचना के रास्ते खोल दिए। यह व्यंग्य था स्वर्णग्राम और वर्षा, जिसे धर्मवीर भारती जी ने अपनी पत्रिका निकष में प्रकाशित किया था। इसे साहित्यकारों और पाठकों की उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली। इसको याद करते हुए कथाकार अखिलेश को दिए गए एक साक्षात्कार में वे बताते हैं, मुझे सुखद विस्मय हुआ कि निकष पर अपने वाली पाठकों की चिट्ठियों में मेरे इस रचना का उत्साह से स्वागत हुआ और कई पत्र पत्रिकाओं के संपादकों ने भारती से मेरे बारे में पूछताछ भी की। उसके बाद भारती, विजय देव नारायण शाही, केशव चंद्र वर्मा जैसे मित्रों के प्रोत्साहन से मैंने नियमित लेखन शुरू कर दिया। वास्तव में मेरा उपन्यास सूनी घाटी का सूरज इन्हीं मित्रों को समर्पित है।
सूनी घाटी का सूरज का नायक एक आदर्शवादी युवक रामदास है, जो व्यवस्था के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, प्रतिभा विरोधी प्रपंचों से टकराता है। वह विश्वविद्यालय में शिक्षक बनना चाहता है, परंतु सभी प्रकार की योग्यताएं होते हुए भी सिफारिश के अभाव में उसे विश्वविद्यालय में नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि वह अपने सिद्धांतों और आदर्शों से समझौता नहीं करता। वह स्वयं को रिश्वतखोरी की व्यवस्था में नहीं ढाल पाता। वह देखता है कि अयोग्य व्यक्ति सिफारिश और रिश्वतखोरी की सीढ़ी चढ़कर सफल हुए जाते हैं। यह उपन्यास ग्रामीण समाज में फैले सामंतवाद और रूढ़िवादिता को भी सामने लाता है। सूनी घाटी का सूरज कहीं ना कहीं नेहरू युग के ग्रामीण भारतीय समाज को सच को भी दिखाता है। दूसरा उपन्यास है अज्ञातवास। शिवलाल शुक्ल जी का यह दूसरा उपन्यास वर्ष 1961 में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास का नायक रजनीकांत है। रजनीकांत के पिता एक छोटे जमींदार थे, जो अपने बेटे को सब कुछ लुटाकर इंजीनियर बनाते हैं। पिता को लगता है कि अब बेटा उनके साथ रहेगा, परंतु शहर में रहने का आदी बेटा अब गांव से ऊब जाता है। वह गांव और परिवार को छोड़कर शहर में आ जाता है। ऊंचे सरकारी पद पर पहुंचकर वह भ्रष्ट तंत्र का हिस्सा बन जाता है। रिश्वत से खूब पैसा धन एकत्र करता है और तमाम भौतिक सुख सुविधाएं जुटाता है। उसे सहज प्रेम, निस्वार्थ सेवा जैसे जीवन के वास्तविक सुख लेकिन उसे कभी नहीं मिल पाते। वह अपने प्रेम, अपने परिजनों, सबको धोखा देकर अपने लिए शहर में एक अज्ञातवास चुनता है। पर जब तक वह अपनी स्वार्थी व्यक्तित्व को स्वीकार करता, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास उनका प्रकाशित हुआ वह था राग दरबारी। यह उपन्यास 1968 में प्रकाशित हुआ और इसके प्रकाशन ने हिंदी जगत में बहुत धूम मचाई। यहीं से वे उस वृहत्रयी का हिस्सा बने जिसमें उनके दो अन्य रचनाकार साथी थे, हरिशंकर परसाई और शरद जोशी। शिवलाल शुक्ल की यह रचना उनकी प्रतिनिधि रचना कही जा सकती है। यह उपन्यास साहित्य के क्षेत्र में एक ऐसा शिखर साबित हुआ जिसे स्वयं शिवलाल शुक्ल भी अपनी रचना यात्रा में दोबारा ना छू सके। इस उपन्यास में आज़ादी के 2 दशक बाद तक का भारत पूरी कुरूपता और बर्बरता के साथ मौजूद है। यह आहा ग्राम्य जीवन भी क्या जीवन है वाली आम पाठक की गांव की रोमांटिक कल्पना से निर्मित छवि को ध्वस्त करता है। यह दिखाता है कि गांव भी उसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ढलान पर हैं जो ढलान आज़ादी के बाद पूरे देश में दिखाई देती है। कहने को तो यह शिवपालगंज नामक गांव की कहानी है, परंतु इसका पूरा रूपक पूरे देश पर लागू होता है, जिसमें भ्रष्टाचार है, लूट खसोट, भाई भतीजावाद, घूसखोरी, प्रशासनिक लूट तंत्र और चुनावी छद्म है। यह उपन्यास दिखाता है कि संविधान, लोकतंत्र, राजनीति, न्याय, शिक्षा, आदर्श और सारे ये मूल्य खोखले होते जा रहे हैं। उपन्यास दिखाता है कि सत्ता की विद्रूपता के सामने किस प्रकार सही और न्याय के पक्ष में बोलने वाली आवाज़ें निरंतर समाप्त की जा रही हैं। वैद्य जी और छंगामल महाविद्यालय जैसे संस्थान देश की भ्रष्ट सत्ता के और व्यवस्था के प्रतीक बन जाते हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण उपन्यास आदमी का जहर सन 1972 में प्रकाशित हुआ। यह शिवलाल जी की रचनात्मकता का अनूठा प्रयोग था, क्योंकि यह एक अपराध रहस्य कथा के रूप में लिखा गया था। कथा में मुख्य पात्र शरद चंद्र अपनी पत्नी पर शक करते हैं कि उसका किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध है। पत्नी का पीछा करते हुए वे होटल पहुंच जाते हैं और जहां पर पूर्व अभिनेता अजीत सिंह को वे अपने पत्नी के साथ पाते हैं और वो उसको गोली मार देते हैं। परंतु जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो पता चलता है कि अजीत सिंह की मौत गोली से नहीं बल्कि जहर से हुई है। यहीं से एक साधारण सी दिखने वाली हत्या एक रहस्य कथा में बदल जाती है। यह कथा पाठक को रोमांचित करती है तथा अब इसका अप्रत्याशित अंत पाठकों को चौंका देता। इस उपन्यास को आलोचकों ने ज़्यादा पसंद नहीं किया। इसके बाद सन 1973 में सीमाएं टूटती हैं नाम से शिवलाल जी का एक और उपन्यास प्रकाशित हुआ। शिल्प की दृष्टि से यह उपन्यास विशिष्ट है क्योंकि इसका आरंभ एक नाटक की तरह से होता है जहां पात्रों का परिचय दिया जाता है। उपन्यास में व्यापारी दुर्गादास अपने पार्टनर गोविंद की हत्या का दोषी ठहराया जाता है और उससे फांसी की सजा होती है। इसके विरुद्ध दुर्गादास का पुत्र राजनाथ, मित्र विमल और पुत्र वधू नीला
न्यायालय में अपील करते हैं। बाद में ये सज़ा आजीवन कारावास में बदल जाती है। इस उपन्यास में संबंधों के भीतरी ताने बाने और तनाव को देखा जा सकता है। यह उपन्यास दिखाता है कि न्यायालय की प्रक्रिया हमेशा ही पूर्ण न्याय तक नहीं पहुंचती। इसके बाद एक और जो महत्वपूर्ण उपन्यास श्रीलाल जी का आया वह 1976 में प्रकाशित हुआ। वह उपन्यास था मकान। यह उपन्यास डायरी शैली में लिखा गया है। उपन्यास में लेखक ने समाज में व्याप्त नौकरशाही के भ्रष्टाचार, राजनेताओं की चालबाजियों, घूसखोरी और हिंसा को केंद्र में रखा है। शिल्प की दृष्टि से श्रीलाल जी ने इसमें कई अभिनव प्रयोग किए, जैसे उन्होंने अध्यायों को तिथि क्रम से संयोजित किया है। इस उपन्यास की रचना उन्होंने लखनऊ प्रवास के दौरान की थी। कथा में शहर के प्रसिद्ध सितार वादक नारायण को मकान अलॉट होने से शुरू होती है कथा, और कथा के दौरान नगर में व्याप्त गंदगी, निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार आदि का खुलासा होता रहता है। इस उपन्यास में व्यंग्य की एक सशक्त लहर निरंतर विद्यमान रहती है। वर्ष 1987 में पहला पड़ाव नाम से श्रीलाल शुक्ल जी का एक और उपन्यास प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास का मुख्य पात्र संतोष अर्थात सत्य है, जो परमात्मा जी के बनते हुए मकान का मुंशी। यह उपन्यास जमीन से उखाड़े जा रहे मजदूरों की व्यथा, पीड़ा और संघर्ष को सामने लाता है, जो रोजी रोजगार की तलाश में विस्थापित होते हैं। उपन्यास समाज में व्याप्त अन्यायपूर्ण आर्थिक विषमता को लेकर आता है। उपन्यास का ब्लर्ब इसको स्पष्ट करते हुए बताता है, यह कथाकृति 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में ईंट पत्थर होते जा रहे आदमी की त्रासदी को अत्यंत मानवीय और यथार्थवादी फलक पर उकेरती है। उपन्यास के अंत में कथा का नायक यह प्रण लेता है कि वह कानून के माध्यम से समाज में फैले शोषण और अन्याय के लौह चक्र को वह तोड़ेगा। विश्रामपुर का संत नाम से श्रीलाल जी का यह उपन्यास राग दरबारी के बाद दूसरा सर्वाधिक चर्चित उपन्यास है। यह 1998 में प्रकाशित हुआ। यह अपने कलेवर में अत्यंत विस्तृत है। इसमें सत्ता के पाखंड, लंपटता, लालच और षड्यंत्र सामने आते हैं। भूदान आंदोलन की पृष्ठभूमि में लिखे गए इस उपन्यास में भूस्वामियों के खूंखार संगठनों के अत्याचार सामने आते हैं। आज़ादी के बाद गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर आधारित विनोबा भावे के द्वारा भूदान यज्ञ चलाया गया था, जिसमें बड़े भूस्वामियों से अनुरोध किया गया था कि वे स्वेच्छा से भूमिहीनों को भूमि दान कर दें। परंतु उपन्यास इस प्रयोग की सच्चाई को सामने लाता है। राग विराग नाम से सन 2001 में प्रकाशित हुआ उपन्यास अंतिम उपन्यास माना जाता है। अपने आकार में यह उपन्यास अपेक्षाकृत छोटा है। नाटकीय शैली में लिखे गए इस उपन्यास में पितृसत्तात्मक समाज में आ रहे परिवर्तनों को रेखांकित किया गया है। उपन्यास के अनुसार बाजार, उपभोक्तावाद, संस्कृति और अर्थतंत्र में आ रहे व्यापक बदलाव संबंधों को भी प्रभावित कर रहे हैं। अपने अनेक उपन्यासों के विपरीत इस उपन्यास का लोकेल शहर है। यह उपन्यास प्रेम विवाह और तलाक की समस्या को लेकर भी चलता है। सुकन्या और शंकर के प्रेम विवाह और उसके माध्यम से समाज के बदलावों को भी इस उपन्यास में दिखाया गया है। श्रीलाल जी का रचना संसार कहानियों में भी जाता है। उनके अनेक कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, जैसे यह घर मेरा घर नहीं, सुरक्षा तथा अन्य कहानियाँ, इस उम्र में और 10 प्रतिनिधि कहानियाँ। श्रीलाल शुक्ल जी ने सन 1946-47 में कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी थी। ये कहानियाँ उनके संग्रह ये घर मेरा नहीं में संकलित हैं। इसके बाद वे निरंतर कहानियाँ लिखते रहे। श्रीलाल शुक्ल जी की कहानियों का मुख्य स्वर समाज में फैला पाखंड और अनाचार है। सामाजिक रूप से विभिन्न परतों में बटे हुए समाज में शोषक वर्ग धर्म, अंधविश्वास और अशिक्षा का लाभ उठाकर आम जन का शोषण करता है। इसी को स्पष्ट करते हुए आलोचक सुशील सिद्धार्थ ने लिखा है, सारी कहानियाँ स्वतंत्र भारत में अनेक स्तरों पर जड़ जमाते पाखंड, छल और ऊंचेपन को उजागर करती हैं। सामाजिक मूढ़ता, नीचाशयी, निजता और व्यवस्था की विद्रूपता पर श्रीलाल शुक्ल ने निरंतर प्रहार किए हैं। इसके उदाहरण में उनकी प्रारंभिक कहानियों को भी देखा जा सकता है। श्रीलाल शुक्ल की सुरक्षा, गिरफ्तारी, सपोला, दुराचरण, परिदीन की प्रेम कथा, शिकारियों के बीच दंगा आदि कहानियाँ काफ़ी चर्चित रहीं। कहानियों के अतिरिक्त आलोचनात्मक और रचनात्मक लेखन में भी श्रीलाल शुक्ल जी ने
हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। उनकी प्रसिद्ध आलोचनात्मक पुस्तकें हैं भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, अज्ञेय, कुछ रंग कुछ राग। इन रचनाओं के अतिरिक्त श्रीलाल शुक्ल के संस्मरणों के 2 संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं, जो इस प्रकार हैं। मेरे साक्षात्कार वर्ष 2002 में प्रकाशित हुआ, कुछ साहित्य चर्चा भी जो वर्ष 2008 में प्रकाशित हुआ। वैसे श्रीलाल जी को जीवन में काफ़ी सम्मान और पुरस्कार मिले। कोई भी रचनाकार अब सम्मान के लिए नहीं लिखता, परंतु समाज में सम्मान और पुरस्कार एक आदर और सम्मान का स्थान अवश्य दिलाते हैं। इसीलिए समृद्ध रचनाकर्म के लिए श्रीलाल जी को अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया। उन्हें 1970 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1978 में मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य परिषद ने उन्हें सम्मानित किया। वर्ष 1988 में हिंदी संस्थान ने साहित्य भूषण दिया, तो मध्य प्रदेश सरकार ने शरद जोशी सम्मान प्रदान किया। वर्ष 1999 में बिरला फाउंडेशन ने श्रीलाल जी को व्यास सम्मान प्रदान किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2005 में उन्हें यश भारती सम्मान से सम्मानित किया और 2008 में भारत के राष्ट्रपति ने श्रीलाल शुक्ल जी को पद्म भूषण से अलंकृत किया। वर्ष 2011 में श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत जी को संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। जब श्रीलाल जी 80 बरस के हुए तो उनके सम्मान में दिल्ली में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया और इस अवसर पर एक पुस्तक प्रकाशित की गई। पुस्तक का नाम था श्रीलाल शुक्ल जीवन ही जीवन। अपनी लेखनी से हिंदी जगत को समृद्ध करने वाले श्रीलाल शुक्ल जी का देहावसान 86 बरस की उम्र में 28 अक्टूबर 2011 को हुआ। हम कह सकते हैं कि श्रीलाल शुक्ल जी ने अपने विपुल साहित्य से हिंदी साहित्य को ही नहीं अपितु हिंदी समाज की संवेदनाओं को भी समृद्ध किया। उनके साहित्य में भारतीय समाज के विविध रूप देखने को मिल जाते हैं। उनका साहित्य सच्चे अर्थों में राजनीति और समाज के आगे रोशनी दिखाती हुई मशाल की तरह है।